आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे कोई देश अपनी नियति खुद लिखता है। जैसे इंसान अपनी नियति खुद लिखता है, वैसे ही हर देश की अपनी एक नियति होती है, डेस्टिनी होती है, जिसे वो खुद लिखता है। और इसके लिए हम ज़रा अपने पास्ट में जाएंगे। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो इंडिया, हमारा भारत देश, जो एक समय में सोने की चिड़िया हुआ करती थी, जिसे पूरी कोशिश की गई तबाह करने की, यहाँ के पूरे सोने को बाहर ले जाने की कोशिश की गई, इसको हर तरीके से बांटने की कोशिश किया गया भारत को। फिर भी कैसे ये देश आज भी विकास के दौर में शामिल है। टूटा क्यों नहीं, हारा क्यों नहीं? कभी ये सोचा क्यों नहीं कि मेरे बस की बात नहीं है, बस अंग्रेज़ों ने उजाड़ दिया है, मुग़लों ने उजाड़ दिया है मेरे इस देश को, तो अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है विकास के लिए। बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है इस देश में, हर चीज़ को बर्दाश्त करने की। किसी और देश से ज़्यादा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यहाँ के लोगों में बहुत सहन शक्ति है। जो इतना सब कुछ होता रहता है, करप्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो भी लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं। और जब नागरिक खुश रहने की कोशिश करते हैं तो देश अपने आप खुशहाल हो जाता है, भले उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं नहीं दी जा रही, वो अपनी ज़िंदगी किसी तरीके से गुजर बसर कर लेते हैं। हाँ, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हमको मिले। यदि हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको पीने का पानी मिले, हमको ऐसी सुविधाएं मिले जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ, जो बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छी से अच्छी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी हमको दी जाए। ये सब हम भी चाहते हैं। बट क्या करें, इसे सोने की चिड़िया से जो कंगाल करके चले गए, तो अब हमको उभरने में ही टाइम लग रहा है। उस जो भी हमारे साथ गुजरा, उस सारे दौर से उभरने में टाइम लग रहा है। अब जब हम थोड़ा बहुत उभरना चाहते हैं तो हमारे देश की कुछ भ्रष्ट लोग इसको रोकना चाहते हैं, इसके विकास को रोकना चाहते हैं, अपने घर का विकास में लगे हुए हैं। फिर भी यहाँ के लोग खुश रहते हैं। ऐसा कोई ना कोई एंगेजमेंट ढूंढ लेते हैं जहाँ से उन्हें वो देश की वो प्रॉब्लम ना दिखाई दे, और उन सारे मुद्दों को वो साइड करके थोड़ा सा अपनी खुशी पे ध्यान दें। जिस देश में ये बहुत सिंपल सी बात है कि यदि आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे तो आपका बुरा नहीं होगा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, भारत ने कभी किसी का ऐसा बुरा नहीं चाहा कि जाके कहीं किसी पे कब्जा कर लिया हो या ज़बरदस्ती के वहाँ पे जाके ड्रामे कर रहा हो दूसरी कंट्री में। ऐसा भारत ने नहीं किया। उसका ध्यान हमेशा अपने ग्रोथ में रहा, अपने कहाँ डेवलपमेंट हो सकता है, इस पे उसने हमेशा से ध्यान दिया, तवज्जो दी। लेकिन कई ऐसे देश हैं जो
हमेशा से दूसरों पे कब्जा करना, दूसरों के हक को छीन लेना, इस टाइप से मेंटालिटी में कई देश हैं। तो उनका जो हाल है वो भी सबके सामने है कि वो किस दौर से, किस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ये भी सबके सामने है। कोई सस्ता माल बेच रहा है तो उस देश का क्या हाल है, ये भी सबके सामने है। कोई ज़बरदस्ती अपने सिटीजन्स को या भारत के सिटीजन्स यदि कहीं दूसरे कंट्री में है तो उनको सता रहा है, तो उस देश का क्या हाल है, हर कोई जानता है। अब एक चिड़िया नई आई है, हैप्पीनेस। कौन सा देश सबसे ज़्यादा हैप्पी है, कैसे तय किया जाएगा कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा हैप्पी है? तो उसके कुछ 2-4 पॉइंट हैं कि जहाँ करप्शन ना होता हो, जहाँ लोग समझते हो कि हमारे देश में गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, बिना करप्शन के काम करे। ऑफ कोर्स ये एक हैप्पीनेस, ये एक कि हैप्पीनेस का एक वो हो सकता है, पैमाना हो सकता है जांचने का, लेकिन क्या वाकई ये जो इंसानी पैमाने हमने तय किए हैं कि कोई राष्ट्र कितना खुश या वहाँ के नागरिक कितने खुश हैं, ये इंसानी पैमाने तय करेंगे कि खुद इंसान तय करेगा कि मैं यहाँ खुश हूँ कि नहीं खुश हूँ? इंडिया बहुत हद तक एक, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है आज़ादी बहुत मिली है लोगों को, उस हिसाब से यहाँ की जनता को खुश होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हर चीज़ की आज़ादी, आपको जिसमें घूमना है घूमो, ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे कि जैसे चाइना वगैरह में पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है, लोगों पे लोगों की ज़िंदगियों में इंट्रूड कर दिया जाता है कि भैया अभी आपको बच्चे पैदा करने हैं, अब नहीं करने हैं। इस टाइप से इंडिया में नहीं है। अभी आपको प्रेम करना है, अभी नहीं करना है, आपको शादी करनी है, नहीं करनी है। इंडिया में ये सब नहीं है। तो एक तरीके से आप खुश ही हो। एक कोई गवर्नमेंट का अफसर आकर आपको नहीं बोल रहा है कि आपको शादी अभी नहीं करनी है, और कर लिए तो बच्चे अभी पैदा नहीं करने हैं। इस टाइप की चीज़ें अभी इंडिया में नहीं हो रही। एक तरीके से अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें, कितने इन्वेजन्स हुए होंगे इंडिया में, फॉरेन इन्वेडर्स आए होंगे, चाहे वो पोर्चुगीज़ हो या मुग़ल हो या फ्रेंच हो या ब्रिटिश हो, और सब आके इंडिया का जो मटिया मेट किए हैं कि पूरे इंडिया में जो वैल्यू सिस्टम था उसकी धज्जियाँ उड़ गई। जहाँ जहाँ इसके स्क्रिप्चर हो सकते थे, जहाँ चोरी हो सकते तो चुरा लिए गए, जहाँ जला सकते थे वहाँ जला दिए गए।
तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि जब ये सब स्क्रिप्चर इतने इम्पोर्टेंट थे तो भगवान ने इनकी रक्षा क्यों नहीं की, क्यों नहीं सही हाथों में पहुंचा दिया, सही जगह पे क्यों नहीं पहुंचा दिया जहां से ये फर्दर जनरेशन्स को पास ऑन होता। शायद भगवान खुद नहीं चाहता। जब बाहर से लोग इंडिया के भीतर घुसे, जो भी घुसा हो, मुगल आए, जो भी आए, क्यों घुसे? क्योंकि इंडिया में एकता नहीं थी। जब मुल्क में एकता नहीं होती है तब उसको चोट पहुंचाया जा सकता है आसानी से। और जगह जगह पे फिर लोग बाग कब्जा करके अपना अपना कल्चर यहाँ छोड़ के चले गए। तो जो ओरिजिनल इंडिया था वो तो कहीं खत्म। बस जो आज हमको दिख रहा है भारत, वो काफी हद तक मैनिपुलेटेड है। या कह सकते हैं मिश्रित हो चुका है। फिर भी मैं कहूँगी यहाँ के लोग बहुत सुखी हैं। जो लोग बहुत कम में जीना सीख लेते ना, वो व्यक्ति ज्यादा सुखी है। सुख के पैमाने ये नहीं कि हम महलों में जी रहे हैं या गाड़ी बंगले में गाड़ी घोड़े में घूम रहे हैं। ये सुख के पैमाने हो ही नहीं सकते। सुख का पैमाना है जब आप कम चीज़ों में भी जब रहना सीख लेते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा मिल रहा है तो इट्स गुड, बट कम चीज़ों में जब आप अपना गुजारा करना सीख लेते हो तो वहाँ सुख है। कैसे आप तय करोगे हैप्पीएस्ट कंट्री? पैमाने ही गलत है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जैसे कोरोना काल आया, कोरोना काल में इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ जितनी इसकी आबादी है, यहाँ पे लोगों को उतना वैक्सीनेशन करना, उतना प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम। फिर भी इंडिया इससे पार पा गया। कभी कभी मैं ये सारे सवाल करती हूँ कि कैसे हमारे पास इतना पॉपुलेशन होते हुए भी हम कई चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम। इतने झगड़े फसाद होते हैं, फिर भी इंडिया डट के खड़ा रहता है। तो कुछ ना कुछ है इस देश में, जो यहाँ इस मिट्टी में, जो यहाँ के लोगों को बताता है कि हम कितने जुड़े हुए हैं आज भी। जब फॉरेन इन्वेडर्स आए तो उन लोगों ने बहुत कुछ अपना कल्चर हमारे ऊपर थोप दिया, उसका आज भी अंश हमको दिखता है। लेकिन अब एक नया दौर, एक युग चल पड़ा है जहाँ पे लोग अपने इंडियंस खुद अपने कल्चर की, अपने संस्कारों की, अपने सारी चीज़ों की वो लोग वैल्यू करने लगे हैं।
उनको समझ में आने लग गया है कि वापस हम अपने इंडिया को की चीज़ों को ही प्रोत्साहित करेंगे तो हमारी भी वैल्यू बनी रहेगी। आज एक ऐसा प्रधानमंत्री आ जाता है जो हमको इंडिया से वाकिफ करवाता है कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, आर्ट की हो गई हो या योग के हो गए हो या हर क्षेत्र में, मतलब ऐसा एक क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में इंडिया को इंडिया से जोड़ना, ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। एनसीईआरटी की बुक में कौन से कंटेंट आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए, किन की छटनी होनी चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। नहीं तो इससे पहले कौन योगा करा, किसने योगा किया है या किसने इसको बोला कि इंडिया के आयुर्वेद हैं या फिर उनसे वाकिफ करवाया हम लोगों को। तो ज़रूरत है हमको ऐसे लीडर्स की जो हमको हमारे पुराने चीज़ों से मिलाएं, तभी कहीं जाकर हम अपने भारत को समझ पाएंगे कि ये कितना इसमें आज भी ये सोने की चिड़िया है। ये जो लेट नाइट पार्टी कल्चर आ गया है, ये सब तो वेस्टर्न से आया है, हमारे इंडिया में ये कल्चर नहीं था। तो जिस दिन यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यंग पीपल समझेंगे कि इंडिया में जो था जल्दी खाना, शाम को जल्दी सोना, ये जितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, घर में यदि एक जन सोचता है कि मेरे को आज जल्दी खाना है, जल्दी सोना है, और बाकी 4 लोग पार्टी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इस बंदे की नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, बेशक होगी। स्पेशली यदि आप माँ हो तो ज़रूर होगी। आपको उनको रात तक परसना है, उनको रात तक देखना है, तो इनकी नींद डिस्टर्ब, पूरे घर की नींद डिस्टर्ब। तो जैसे जैसे हो, धीरे धीरे अब लोग बाग अपने नियम को सही कर रहे हैं, और ये सेलिब्रिटीज से शुरू हो रहा है। उन लोग जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये दिखा रहे हैं अपने लिविंग स्टाइल को, तो उनसे नॉर्मल कॉमन मैन जो है उनसे अब्जॉर्ब कर ले रहा है। अच्छा, ये जल्दी सो रहा है, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, ये सब जो इंडियन जानकारियां हैं, आज देखा जाए तो चाइना भी क्यों इतना ग्रो किया, उसका एक रीज़न है, कहीं ना कहीं वो अपने एंशियंट चीज़ों से जुड़ा रहा। आज देखो तो वास्तु में चाइना के फेंग शुई, ये सभी हम कितना चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो चाइना ने अपने जो भी पुरानी एंशियंट विजडम्स को अलाइव रखा, वैसी इंडियंस भी अपने एंशियंट विजडम को अलाइव रखेंगे, कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्मेट में यदि उनको डाल दिया जाए, ताकि आने वाली जनरेशन उनको एक्सेस कर सके, उन पे रिसर्च कर सके, तो ये बहुत बढ़िया बात होगी। मेरे ख्याल से उस समय जो भी हुआ, जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर वगैरह हमसे छिन गए, वो एक तरीके से हमको ये बताया गया, यूनिवर्स ये बताना चाह रहा था कि देखो, तुमने मेरी कदर नहीं की, तुमने मेरा रख रखाव नहीं किया, तो अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इन द मोमेंट जब हम इसको वैल्यू करने लगेंगे, तो शायद वापस हमारे पास ये विजडम
आ जाए। तो हर देश जो है ना अपनी नियति खुद लिख रहा होता है। किसी के पास कोयले का भंडार है तो किसी के पास तेल का भंडार है, किसी के पास कुछ और रिसोर्सेस है। हर जगह और किसी के पास जो रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्सेस है। हर एक देश को एक एक चीज दी गई है। अब उस देश पे निर्भर करता है कि वो उसकी नीयत कैसी है। क्या वो इन सब में बांटना है उसको अपने रिसोर्सेस, बांटना इन द सेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी वैल्यू के तौर पे, या फिर सिर्फ हमारे देश का कल्याण हो, दूसरे का घंटाधार हो जाए, इस टाइप की सोच रखनी है। ये निर्भर करता है कि हर देश का अपनी अपनी, हर एक की नीयत अलग होती है। कोई सब पे राज करना चाहता है, कोई सिर्फ पड़ोसी पे राज करना चाहता है, कोई पड़ोसी का एक हक मानना चाहता है, कोई सिर्फ अपना उत्थान करना चाहता है। तो हर देश जो है ना अपना अपना करना चाहते हैं। आप देखिए जापान में पहले जापान के सोल्जर्स को पूछा जाता था, हर बड़ी लड़ाई में जापान के सोल्जर्स दिखेंगे। अचानक से जो एटम बॉम्ब गिराए गए उसके बाद से शायद उनका दृष्टिकोण बदल गया। उनको समझ में आया कि नहीं, पहले हमको अपना उत्थान करना है, उसके बाद कहीं कुछ करना है। और हम लोग हमले करके आप क्या किसी का क्या अच्छा कर रहे हो, ये बताइए। कोई भी एक शक्तिशाली देश हमला कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, क्या अच्छा कर रहे हो? किसी का कोई भला नहीं हो रहा। आप इस धरती पे आए हो कि इस धरती पे सुख शांति से रहिए। हमले के बजाय हम किसी की क्या मदद कर सकते हैं? कोई गरीब देश है तो उसकी मदद कैसे किया जा सकता है? इस टाइप की कोई विचारधारा लेके आए। ये सब नहीं, हम हमला करेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो जब उस हमले के बाद जापान को समझ में आया कि नहीं, अब पहले अपना विकास करना है, तो आज की डेट में जब आप जापान के नागरिकों को के डिसिप्लिन की बात, डंके तो हर पूरे विश्व में छाया हुआ है कि वो किस तरीके से डिसिप्लिन वे में रहते हैं अपने देश के लिए, उनके सिविक सेंस की तारीफ की जाती है। तो ये उसने काम किया अपने ऊपर। यदि वो अभी भी एक अच्छे आर्मी के रूप में रहता तो शायद उसका भी हाल वैसे ही रहता। लेकिन जब उसने अपने आप पे काम करना शुरू किया तब उस तरह की आसमान नतमस्तक हो गई और वो आसमान को छूने लगा। तो वैसे ही है हर देश में कि आप कैसा मेहनत करते हो, उस हिसाब से आपका देश, वो आपकी मेहनत आपके देश को रिफ्लेक्ट, उसकी तरक्की में रिफ्लेक्ट करेगी। आपके भाव उसकी तरक्की है, आपकी नीयत, देश की नीयत, देश को चलाने वाले की नीयत, देश की नीयति तय करेगी। यदि सारे भ्रष्टाचार मिनिस्टर रहेंगे देश में तो तरक्की के कोई रास्ते नहीं खुल सकते, ये लिख के ले लीजिए। और वो देश तरक्की कर भी नहीं सकता यदि लोग हमेशा मायूस, रोते बिलखते रहेंगे
तो वो खुश कभी नहीं रह सकते। उनको हर मुसीबत में एक दिए की लौ दिखनी चाहिए, आशा की किरण दिखनी चाहिए कि मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूँ। जब देश का हर नागरिक ऐसा सोचने लगेगा तभी उस देश की उन्नति हो सकती है। आज एक दिन में आप गंगा की सफाई कर दोगे और सोचोगे कि जिंदगी भर गंगा साफ रहेगी, ऐसा नहीं है। ये तो मुहिम छिड़ी है, एक पहल हुई है कि नदियों को साफ करना है। ये हमको सोचना है कि नदी में कुछ डालना नहीं है, नदियों को साफ रखना है। जहाँ हम रहते हैं उसको साफ रखना है। स्कूल में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कितना कंटेंट सोशल मीडिया में दिखाया जाना चाहिए कि जिससे देश की तरक्की ना रुके। आप नौजवानों को बेकार के कंटेंट दिखाओगे तो क्या होगा देश का हाल। कौन नौजवान आपके देश के भविष्य के लिए सोचेगा। फिर छोटी छोटी जगहों पे काम करना पड़ेगा, बड़े से आपको परिणाम के लिए छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, तब जाके इकट्ठे एक बड़ा परिणाम आपके सामने रहेगा। जब यहाँ हमारे शहर में पहला मॉल बना था तब मैंने अपने पति से कहा कि यहाँ मॉल कल्चर चल नहीं पाएगा। यहाँ के लोग तो पान गुटखा थूक थूक के इसका दीवार खराब कर देंगे। वो मॉल तो बंद हो गया लेकिन बाकी मॉल चल पड़े। जब लोगों ने अपने आसपास साफ सुथरी जगह देखी, शायद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी गुटखा थूकने की। तो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, लाया जा सकता है, लोगों को सिखाया जा सकता है, लेकिन पहल करने की ज़रूरत